यहाँ मोड़ पर चंद अच्छी दुकानों के अलावा एक उम्दा रेस्टोरेंट और बेकरी भी थी। हैरत की बात यह थी कि 2 दिन की बारिश से ना तो बिजली गई थी और ना ही टेलीफोन की लाइनों में कोई खराबी हुई थी। कम से कम इस इलाके के बारे में यही कहा जा सकता था। हालांकि बारिश का पहला छींटा पड़ते ही बिजली गायब होती है। बारिश बंद होने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू होगी। आसपास की कोठियों के रहने वाले सौदा सिर्फ लेने के लिए घरों से निकल आए। वो दुकानों पर भी खासी रौनक थी। जफरी रेस्टोरेंट में घुस गया। सबसे पहले इसने 2 कप गर्म चाय पी, फिर बेकरी और दूसरी दुकानों से खाने पीने की अशिया खरीदी और रेस्टोरेंट से प्लास्टिक की थैलियों के ये भी फायदा था कि उनमें कोई भी चीज ले जाई जा सकती थी। जब वाकई दुकान से बाहर निकला तो उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग थे। वो भी चंद ही कदम चला सा तो उसके करीब ही एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। जफरी मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा। उसने मुड़कर देखा तो उसके साथ ही उसका देह उछलकर हल्क में आ गया। वो हाजी के गिरोह का आदमी तारा था। जफरी उसे अच्छी तरह जानता था। तारा ने भी उसे देखा था लेकिन उसे तवज्जो नहीं दी थी। शायद उसे पहचान नहीं सका। जफरी तेज कदम उठाता हुआ मेन रोड की तरफ चलने लगा। एक मर्तबा उसने पीछे मुड़कर देखा। तारा बेकरी में दाखिल हो रहा था। जफरी मेन रोड पर आ गया और सड़क के किनारे चलने लगा। वो सड़क पार करके दूसरी तरफ पहुंचा ही था कि एकदम तारीकी छा गई। जफरी एक झटके से रुक गया। इस तरफ आते उसे बिजली बंद न होने पर हैरत हो रही थी और अब बिजली चली दी थी। जब महज इत्तफाक था तो उसने दुकान से दूसरी चीजें खरीदते वक्त 2-3 मोमबत्तियां भी साथ ले ली थी। दाढ़ियों की आमदोरफ्त की वजह से सड़क पर खासी हद तक रोशनी थी। रास्ता नजर आ रहा था। वो सड़क के किनारे पर चलता रहा और फिर अगली गली की तरफ मुड़ गया। उस तरफ गहरी तारीकी थी और कीचड़ भी था। उसने दोनों शॉपिंग बैग हाथ में पकड़ दिए और दूसरी हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए संभल कर चलता रहा। वो कई मरतबा फिसला था। अगर उसने दीवार का सहारा ना ले रखा होता तो यकीनन गिर पड़ता। वो तकरीबन 10 मिनट बाद डेरे पर पहुंच सका। उसने जाते ही सबसे पहले मोमबत्ती निकाली और फिर दोनों शॉपिंग बैग कदीर के हवाले कर दिए। इसमें एक थैली में चाय भी है, निकाल कर पी लो वरना ठंडी हो जाएगी, उसने कहा। कबीर ने चाय वाली थैली निकाली और प्यालियों में चाय उंडेलने लगा। चाय अच्छी खासी थी। जफरी ने भी एक टप पिया। वो कमरे के सामने वाले थड़े पर बैठे हुए थे और मच्छर उन्हें बुरी तरह नोच रहे थे। पता नहीं कब आएगी बत्ती। पप्पू अपनी गर्दन पर मच्छर मारते हुए बोला। बिजली का कोई भरोसा नहीं यार, कदीर ने कहा। ये तो वापडा वालों पर मुनसर है कि वो कम ठीक करते हैं। कमरे में गर्मी थी। वो लोग बाहर ही बैठे रहे। वो मजे के गई बिजली आ गई तो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। अब जल्दी से पहले खाना खा लो, अगर दोबारा बिजली चली गई तो खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा, जफरी ने कहा। कबीर ने दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया और वो खाना खाते हुए मौजूदा सूरत के बारे में बातें करने लगे। उनकी गुफ्तगू का मौजू बारिश ही था जिसने जिंदगी का सारा निजाम दरम बरम कर दिया था। जफरी बातें करते हुए दफतन चौंक गया। ये आवाज कैसी थी? उसने सवारी अड़ी का उनसे दोनों की तरफ देखा। थम की आवाज थी। कुछ गिरा होगा, कदीर बोला। बारिश में तो यही कुछ होता है, कहीं कोई मकान बैठ जाता है और कहीं दीवार गिर जाती है। वो लोग बातें कर रहे थे कि अचानक ही 3 आदमी दरवाजे पर नमूदार हुए। उन तीनों के हाथों में कलाशन कोफे थी। कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, उनमें से एक उठाया। जफरी ने उस शख्स की तरफ देखा और फिर उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो तारा था। वो तीनों इस सूरत पर बुगला से गए। तारे के हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल का रुख जफरी के सीने की तरफ था। उसके दोनों साथियों ने पप्पू और कदीर को अपने अपने असले की जद पर ले रखा था। तुम्हें उस दुकानों के सामने देखकर मैं चौंका था, तारे ने जफरी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे हाथों ने शॉपिंग बैग देखकर मुझे शुबा हुआ था कि तुम कहीं आस पास ही रह रहे हो। मैंने तुम पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम भी शायद मुतमईन हो गए। मैंने उसी वक्त एक आदमी को तुम्हारे पीछे भेज दिया। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं गुज़िश्ता 3-4 महीनों से इसी इलाके में रह रहा हूँ। यहाँ मेरा बड़ा नाम है। मैंने हलवाई की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को तुम्हारे पीछे भेज दिया। वो मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार निकला। तुम जैसे ही मेन रोड पर मुड़े वो एक कार्ड में खड़ा तुम्हें देखता रहा। इत्तफाक से उसी वक्त बिजली चली गई। इस सूरत से उसने पूरा फायदा उठाया और तारीकी में तुम्हारा पीछा करता रहा। उसने 10-12 मिनट बाद मुझे आकर बताया कि तुम कहाँ गए हो। मुझे यहाँ आने में कुछ देर होगी क्योंकि मुझे कुछ इंतजाम ही तो करना था। जहाँ जाते हो तुम? जफरी ने उसे घूरा। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था और उसका लहजा भी कदरे पुरसकून था। तुम्हें ये बात पूछने की जरूरत नहीं, तारे ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। देखो तारा, जफरी ने कहा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि हम दोनों में कभी कोई तसादुम भी हुआ हो। अगर मैं इस इलाके में मौजूद हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे धंधे में कोई मुदाखलत करना चाहता हूँ। ये कदीरा मेरा दोस्त है। उसने कदीर की तरफ इशारा किया। मैं पप्पू के साथ इससे मिलने आया था, बारिश की वजह से रुक गया। आज की रात यहाँ रहूंगा, सुबह वापस चला जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, इसलिए हमें आपस में नहीं उलझना चाहिए। मैंने आज ही का नमक खाया है, तारे ने उसके खामोश होने पर कहा, और मैं ये नमक हराम नहीं करूंगा। तुम्हें नमक हरामी करने को कौन कहता है? जफर बोला, मैं कोई मुदाखलत तो नहीं कर रहा, तुम आराम से अपना धंधा करते रहो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। जफरी, तारे ने उसे घूरा, तुम जानते हो कि आजी और शारिक में दुश्मनी चल रही है। शारिक आजी के कई बंदे मार चुका है और उसका बहुत नुकसान कर चुका है।
इसलिए मैं इस मामले से अलग नहीं रह सकता। ठीक है, तुम आजी का नमक अदा करते रहो, अगर शारक कहीं नजर आ जाए तो उसे गोली मार दो, लेकिन मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक? जफरी ने कहा। बहुत गहरा ताल्लुक है तुम्हारा, तारा बोला। अगर तुम जैसे लोग शारक के साथ ना होते तो शारक को हाजी के मुकाबले में आने की हिम्मत ना होती। तुम्हें गलत फहमी हुई है तारे, जफरी ने कहा। मेरा शारक से कोई वास्ता नहीं, वो बहुत ऊंचा आदमी है और हम जैसे लोगों को तो वो गांच भी नहीं डालता। बंद करो ये बकवास, तारा चीखा। 3 दिन पहले तुम लोगों ने हाजी का 3 करोड़ रुपए का सोना लूटा है और उसके 2 बंदे मार दिए। वो तो शकूर की किस्मत अच्छी थी कि तुम लोगों को धोखा देकर वहां से भाग निकला। उसने हाजी को शारक के साथ जो उलिया बताए थे उनमें एक तुम्हारा उलिया था। तुम्हारे कान की लो पर स्या तिल तुम्हारी पहचान बन गया है जफरी, और अब मैं तुम्हें हाजी के सामने पेश करूंगा तो वो बहुत खुश होगा। मेरा ख्याल था कि शारक भी यही होगा, लेकिन उसे ना पाकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। कोई बात नहीं, हाजी तुमसे शारक का पता मालूम कर ही लेगा। ओह, जफरी के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। शकूर की वाकई किस्मत अच्छी थी कि वो बचकर चला गया, लेकिन उसने हाजी को जो कहानी सुनाई है वो गलत है। वो ना तो बहादुरी का मुजाहरा करके मां से भागा था और ना ही हमें किसी किस्म का धोखा दिया था। शारक ने जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ा था ताकि वो हाजी को बता सके कि सोना किसने लूटा था। क्या उसने हाजी को यह नहीं बताया था कि उसकी कमीज कहाँ है? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। बहरहाल मेरा ख्याल था कि शारक के बारे में इतला पाकर हाजी खुद यहाँ भागा आएगा, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि जाते ही हाजी को बता देता। तारे ने उसकी बात काट दी। अगर हाजी खुद यहाँ आ जाता तो मुझे क्या मिलता? हाजी को मैंने अभी तक नहीं बताया। मैंने सोचा था कि शारक को बांध कर हाजी के सामने पेश करूंगा तो वो मुझे मुंह मांगा इनाम देगा, लेकिन बहरहाल शारक ना सही, हाजी तुमसे खुद ही शारक का पता मालूम कर लेगा और मेरा इनाम तो मुझे मिल ही जाएगा। जानते हो, शारक को पकड़ने या उसका सही पता बताने वाले के लिए हाजी ने 50 लाख रुपए इनाम रखा है। 1-2 दिन में उसकी तरफ से इश्तिहार अखबारों में भी छप जाएगा। मुझे 50 लाख ना सही 15 लाख तो मिल ही जाएंगे। जफरी ने इत्मीनान का सांस लिया। इनाम की लालच में उसने हाजी को अभी तक उसके बारे में कोई इतला नहीं दी थी। वो खूब शारक या जफरी को पकड़कर हाजी के सामने पेश करना चाहता था और अपने 2 आदमियों को लेकर यहाँ आ गया था। देखो तारा, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। 15-20 लाख रुपए तो क्या, हाजी तुम्हें 15-20 पैसे भी नहीं देगा। तुम जानते हो कि हाजी का 3 करोड़ रुपए का सोना हमारे कब्जे में आ चुका है। अगर तुम हाजी को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हें उस सोने में से कुछ हिस्सा मिल सकता है। क्या तुम्हारा हिस्सा मुझे दे सकती हो? तारे ने कहा। जफरी के ऊँटों पर खफी सी मुस्कुराहट आ गई। नमक ख्वारी नमक रामी पर उतर आया। आधा हिस्सा तो नहीं, अलबत्ता तुम्हें इतना मिल सकता है कि जिंदगी भर ऐश करोगे। हाजी पैसे और हिलवन का स्मगलर है, लोगों का खून चूस चूस कर दौलत जमा कर रहा है। तुम लोग उसके लिए काम करते हो, कत्ल तक किए तुमने उसके लिए, लेकिन हाजी ने तुम्हें क्या दिया है? इस वक्त तुम्हारे पास 5000 रुपए भी नहीं होंगे। उसके बरक्स शारक को दौलत की परवाह नहीं, वो अपने आदमियों का ख्याल रखता है। ये देखो, उसने जेब से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाल कर उसके सामने फेंक दी। शारक के साथ रहते हुए हमें पैसों की कमी नहीं। वो बगैर मांगे हमें नोटों की ऐसी मोटी मोटी गड्डियां देता रहता है। हमें उसके लिए काम करके खुशी होती है। हाजी अपने आदमी को क्या देता है? शारक से बात कर लो तो तुम्हें सोने में से ठीक ठाक हिस्सा मिल सकता है। लेकिन तारा ने कन्नकियों से अपने साथियों की तरफ देखा। इनसे मामला करना तुम्हारा काम है, जबरी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ख्याल है? तारा ने अपने साथियों की तरफ देखा। जैसे तुम्हारी मर्जी उस्ताद, उनमें से एक ने जवाब दिया। वाकई हाजी से तो हम सिवाय 2 वक्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं मिला। बड़ी जेब में तो इस 50 रुपए भी नहीं है। इनको देखो, ऐश करते हैं। 1 मिनट, तारा जफरी की तरफ देखते हुए बोला। मैं इनसे इधर आ रहा था कि मैं बात कर लूं। बिल्कुल कर लो, जफरी ने जवाब दिया। शारक बाबू के साथ रहोगे तो वाकई ऐश करोगे। जाओ कमरे में जाकर प्रोग्राम बना लो। लेकिन कुछ नहीं यार, जफरी ने उसकी बात काट दी। मैं बड़ी बात पर कायम हूँ, हम तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। जाओ दूसरे कमरे में जाकर आराम से बात कर लो। तारा ने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर उन्हें इशारा करता हुआ कमरे से निकल गया। जफरी उनके साथ आया था। वो साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर वापस चला गया। तकरीबन 2 मिनट बाद दूसरे कमरे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पिस्तौल से 2 फायर हुए थे। जफरी वगैरह दौड़कर अपने कमरे से निकले। ठीक उसी वक्त तारा दूसरे कमरे से बाहर आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल था। क्या हुआ? गोलियां किसने चलाई थी? जफरी ने पूछा। मैंने, तारा ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया है। वो मेरे हिस्से में से आधा हिस्सा तलब कर रहे थे। कौन सा हिस्सा? जफरी ने सवारी का निगाह उसकी तरफ देखा। वो हिस्सा जो मुझे शारक से मिलता, उसमें से आधा हिस्सा तलब कर रहे थे। बैरेट का तीसरा ही तमाम कर दिया, तारा ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, जफरी ने कहते हुए आराम से उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। आओ इधर आ जाओ। उसे कमरे में ले आए। जफरी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये इलाका सुनसान था। तारा ने बंद कमरे में गोलियां चलाई थी। उसे उम्मीद थी कि फायरिंग की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं सुनी गई होगी। अगर किसी ने सुनी भी होगी तो उसे अंदाजा करना मुश्किल होगा कि फायर कहाँ हुआ है। जफरी तारा की तरफ घूम गया और अचानक ही उसके जबड़े पर जोरदार गुंसा रसीद कर दिया।
तारा कराकर गिरा। वो एकदम बदहवास हो गया। जफर ने उसे 2-3 ठोकरें भी रसीद कर दी थी। नमक हराम। वो उसे एक और ठोकर मारते हुए घुराया। तू अपने मालिक का नहीं हो सका तो हमसे क्या वफादारी करेगा? दौलत के लालच में तुमने अपने इन साथियों को मौत के घाट उतार दिया जो तुम्हारे कहने पर जान की बादी लगाने आए थे और तुम्हारी हापू खत्म हो गए। ये सब कुछ मैंने तुमके लिए किया है, तारा ने कहा। खौफ से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हमारे लिए क्या? जफरीनों से एक और ठोकर मारी। हमारे लिए तो तुम इन दोनों को लेकर आए थे ताकि मैं बांध कर हाजी के सामने पेश करो और इनाम हासिल करो। तुम तो शारिक को भी बांध कर यहाँ से ले जाना चाहते थे। शारिक पर हाथ डालना इतना आसान समझ लिया है तुमने? अब तो बेटा हम तुम्हें बांध कर शारिक के हवाले करेंगे। पहले लाशों का बंदोबस्त करें। वो कदीर की तरफ मुड़ गया। इन दोनों लाशों को रिक्शे में डालकर कहीं दूर फेंकाओ। अगर इकबाल टाउन में हाजी की कोठी के आसपास कहीं फेंक सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिक्र ही ना करो, तदीर ने कहा। अगर तुम कहो तो हाजी की कोठी के गेट के सामने डाल दे। इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं, जफरी ने कहा और कमरे में पड़ी हुई रस्सी उठाकर तारा के हाथ पैर बांधने लगा। उसने तारा के हाथ पुष्ट पर बांधे थे, उसी रस्सी से उसने पैर भी बांध दिए। एक तरफ डालकर वो कदीर और पप्पू को इशारा करता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। तारा ने उन दोनों की पेशानियों पर गोलियां मारी थी और वह दोनों मुंह के बल उसी तरह पड़े थे कि जख्मों से बहने वाला सारा खून जमीन पर ही गिरा था। किसी के कपड़े पर एक छींटा भी नहीं पड़ा था। सिर्फ एक ही गर्दन पर खून की हल्की सी दाढ़ी नजर आ रही थी। खून जम चुका था। जफरी ने बिस्तर की चादर फाड़कर एक टुकड़े से दोनों की पेशानियों से खून साफ किया और दोनों की पेशानियों पर पट्टियां इस तरह बांध दी कि तेरे खून से भी तो बह ना सके। पप्पू, जफरी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी मदद करो और इन दोनों को उठाकर रिक्शे में डाल दो। 1 मिनट ठहरो, मैं रिक्शा दरवाजे के सामने ले आऊं। कभी मैं कहा और तेजी से बाहर निकल गया। 4 मिनट बाद वो रिक्शा स्टार्ट करके दरवाजे के सामने ले आया। अभी वो लाश उठा ही रहे थे कि एकदम तारीकी छा गई। लानत हो, पप्पू बुड़ बनाया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कदीर बोला, मेरे काम में आसानी हो जाएगी। पप्पू और जफरी ने एक लाश उठाकर रिक्शे में डाल दी। उसे सीट पर इस तरह रखा गया था जैसे कोई जिंदा आदमी साइड से कंधे की टेक लगाकर बैठा हुआ। उसका सर भी रिक्शे की रैगजीन की बाइडे के साथ टिक गया था। दूसरी लाश भी उसके साथ इसी तरह रख दी गई। जफरी ने फटी हुई चादर उठाकर उनकी टांगों पर फैलाकर डाल दी। उन्हें इस तरह टिका दिया गया कि गिरे नहीं, लेकिन ख्याल रखना रिक्शे को ज्यादा झटके ना लगने पाए। जफरी ने कदीर की फिल्म देखते हुए कहा, फिक्र ना करो जफरी बादशाह। कदीर अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, ना तो ये गिरेंगे और ना ही किसी को शक होगा कि ये जिंदा इंसान है या लाश है। उसने रिक्शा स्टार्ट करके मोड़ दिया। पप्पू ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और रिक्शा बाहर निकल गया। पप्पू गेट बंद करके दोबारा कमरे में आ गया। गली कच्ची थी, बारिश का पानी अभी तक जमा था, कई जगहों पर गड्ढे पड़ गए थे। कदीर बड़ी एहतियात से रिक्शा चला रहा था। सड़क पर आकर उसने रफ्तार किसी कदर बढ़ा दी। उसे रिक्शा इकबाल टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ा तो सामने दुकानों पर अब भी रौनक थी। दुकानों में पेट्रोमैक्स और मोमबत्तियां वगैरह जल रही थी। यहाँ दुकानें सिर्फ एक तरफ थी। उनके सामने सड़क के दूसरी तरफ दुकानें नहीं थी, अलबत्ता फलों के ठेले खड़े थे। यहाँ बस स्टॉप भी था और कई लोग स्टॉप पर खड़े थे। कई लोगों ने रिक्शा रुकवाने के लिए हाथ उठाए, मगर कदीर उन पर तवज्जो दिए बगैर रिक्शे को उसी रफ्तार से चलाता गया। हाजी की कोठी वहां से तकरीबन 2 मील के फासले पर थी। सड़क टूटी फूटी थी और चारों तरफ गहरी तारीकी थी। ये इलाका पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। मकान तेजी से बन रहे थे। जो मकान मुकम्मल हो चुके थे वो तो आबाद हो चुके थे, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन सा मकान खाली है और कौन सा आबाद। तकरीबन 2 मील आगे जाकर कदीर ने रिक्शा बाईं तरफ ही गली में मोड़ दिया। उस इलाके की तमाम गलियां कच्ची थी। रिक्शे को खासे झटके लग रहे थे। कदीर बड़ी एहतियात से रिक्शा चलाए जा रहा था। उसने रिक्शा दाईं तरफ एक और गली में मोड़ दिया। उसकी नजरें तारीकी में भी सर्च लाइट की तरह इधर उधर गर्दिश कर रही थी। मिलाकर एक जगह पर उसने रिक्शा रोक लिया और इंजन बंद करके नीचे उतर आया और मोहताज नजरों से इधर उधर देखने लगा। उस गली में सिर्फ 2 मकान आबाद थे और वो दोनों मकान पीछे रह गए थे। जिस सीधा उसने रिक्शा रोका था उसके दाएं बाएं जेरे तामीर अधूरे मकान थे। उसने झुककर एक लाश को कंधे पर उठाया और बड़ी तेजी से उसे दाईं तरफ वाले मकान में ले गया। अंदर जाकर उसने लाश को एक दीवार के साथ बैठने वाली पोजीशन में टिका दिया। दूसरी लाश वो सामने वाले मकान में ले गया। वो दरवाजे में दाखिल हो रहा था कि कीचड़ में उसका पैर फिसल गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। जांच उसके कंधे पर थी। वो दम से नीचे गिरा। जांच भी उसके साथ ही गिरी थी। उसकी पतलून कीचड़ में लथपथ होगी। उसने उठकर लाश को घसीट कर एक तरफ कर दिया और बाएं लाकर रिक्शे में बैठ गया। वो रिक्शे को स्टार्ट करके सीधा आगे निकाल ले गया। वो दूसरी गली में घूमकर उस गली में आ गए जहाँ हाजी की कोठी थी। ये वही कोठी थी जो चंद महीने पहले हाजी ने शारिक को दी थी और रविया के नाम ट्रांसफर की गई थी और बाद में हाजी ने धोखे से वापस ले ली थी। कोठी के सामने एक आदमी खड़ा था। उसने चादर ओढ़ रखी थी। कदीर को समझने में देर ना लगी कि वो कोठी का मुआफिज होगा और चादर के अंदर यकीनन क्लैशनकोव वगैरह होगी। वो गलियों में घूमता हुआ सड़क पर आ गया। उसी वक्त सामने वाली गली से एक कदेड़ उम्र औरत और एक आदमी निकलकर सड़क पर आ गए। उस आदमी ने रिक्शे को रुकने का इशारा दिया
कभी हमने दीक्षा रोक लिया।